जी के F7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 61। आज के लेक्चर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा चलिए, उसके जो आपको होम असाइनमेंट दी गई थी उस होम असाइनमेंट की डिस्कशन हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में थोड़ा मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा प्लान्ड है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी क्लास की ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए, हमें एक्स्ट्रा बैठना पड़े। तो आज के जो होम असाइनमेंट थी इसकी डिस्कशन कल करेंगे। कल हम आज वाली और जो कल गुजर गया दोनों की डिस्कशन करेंगे। जी देखिए, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड से मुराद उसके जो कॉस्ट के जी बिल्कुल, जो कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का वर्ड यूज हुआ है या आइटम रिलेटेड टू कॉस्ट, इसका मतलब एक ही है कि जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है तो उसने उसकी प्रोसेसिंग जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। अगर आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हो तो एक तो होता है ना इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसके साथ एक स्टेटमेंट होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड अपीयर हो रहे होते हैं। वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बनती है। तो कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड से मुराद उस मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि मटेरियल में कितनी तरह का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में कितनी तरह के ओवरहेड शामिल है। तो इससे आइटम्स ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड से मुराद वो चीज़ है, ठीक है। और ये दोनों का मतलब एक ही है, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड कर लें या आइटम्स ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू आइटम ऑफ कॉस्ट, वो एक ही बात है। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कल हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक होती है एनुअल, जो एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद प्रिपेयर की जाती है। एक है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि फॉर पार्ट ऑफ द ईयर प्रिपेयर की जाती है। तो यहां पे अगर मैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफर करना चाहूंगा तो मैं स्पेसिफिकली कहूंगा कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इस तरीके से होगा। अगर मैं सिंपल वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करूं ना पूरे लेक्चर में कहीं पे भी, इवन एग्जाम में भी या बुक में भी सिर्फ वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज हुआ हो तो इससे मुराद होगी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये ध्यान में रखिएगा, समटाइम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड मैं बोलूंगा, इससे मुराद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी तो पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, कभी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, लेकिन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमेशा वर्ड क्वार्टरली यूज होगा। इसका मतलब हुआ जहां कहीं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज हुआ, इससे क्या मुराद है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश। सबसे पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आज हमारा पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के गिर्द ही घूमेगा। सबसे पहली चीज, व्हाट इज इंक्लूडेड। एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। यानी जब लॉ हमें यह कहता है कि हर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उससे क्या मुराद है। जैसे लॉ ने जब ये कहा था हर कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, तो उसके बाद हमें बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या मुराद है। क्या बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या मुराद है? सम्स ऑफ रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड अलोंग विद पर्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटीज, सेल परचेसेस और आइटम्स रिलेटेड टू कॉस्ट। उसी तरीके से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी बता रहा है कि जब लॉ ने ये कहा कि हर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी तो उससे क्या मुराद है कि क्या क्या प्रिपेयर करेगी। उसने कहा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जानते हैं क्या होती है? वो जो इस साल की फिगर्स के साथ पिछले साल की फिगर्स को शो करवाया जाता है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लाजमी हिस्सा है। लॉ ये कहता है आपने जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है तो उसके साथ जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो भी प्रेजेंट करनी है। तो छठी आइटम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, और साथ में इसके अलावा भी अगर कोई स्टेटमेंट कह दी जाए तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा। यानी ऐसी मैंने डिस्क्रिप्शन पावर भी अपने पास रख ली कि मेरी डिस्क्रिप्शन है कि मैं अगर किसी और चीज को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल होगी। अच्छा, अब समटाइम अल्टरनेट टर्म्स यूज होते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव भी कहते हैं, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट भी से कहते हैं,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन और एनी अदर इंफॉर्मेशन। प्रेफरेबली आप बैलेंस शीट के बजाय स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का वर्ड यूज करें, लेकिन बैलेंस शीट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो कंसेप्ट गलत नहीं होगा। अच्छा, अब हमें यह पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीजें शामिल होती हैं। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है तो सारी चीजें बनानी है, ठीक है। एससीसीपी पिछले कुछ अर्से में, चंद साल पहले, एक कॉमन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता था कि प्राइवेट कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं। प्राइवेट कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाती हैं, रजिस्ट्रार को आगे हम देखेंगे सबमिशन वगैरह करनी होती है, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अपनी स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बना रही थी। तो रेगुलेटर्स ने कहा कि ये लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि आपको सारी की सारी ये बनानी चाहिए। अब चूंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है आम लेमैन के लिए, नॉर्मली जो बीकॉम वगैरह होते हैं बस वो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना पाते हैं। तो बस बात ऐसा होता है, कंपनी खर्चा बचाने के लिए किसी छोटे मोटे अकाउंटेंट से कहा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। तो लॉ क्या कहता है कि ये सारी की सारी चीजें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होनी चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या जहन में आता है, वो ये कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी है कितने पीरियड की? साल की। अच्छा, साल तो हम कहते हैं ना, लॉ उसके लिए बड़ी कहता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बजाय ये कि हम ईयर, क्योंकि आपको होता है जो एक साल होता है ना ईयर, वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। तो हमें स्पेसिफाई करना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पीरियड के लिए बनेगी? फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि जिस पीरियड के लिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है। अच्छा, जरा गेस कीजिए कैलेंडर ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ होंगे? गलत। फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का भी हो सकता है, कम या ज्यादा का भी हो सकता है। फाइनेंशियल, अच्छा इससे मुराद ये ना लीजिएगा कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर 3 महीने की बने तो हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 3 मंथ का है, इससे मुराद क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो वो कौन सा केस है जब फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से कम का होगा या ज्यादा का होगा? शाबाश। जब कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट होती है तो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके ईयर एंड तक, वो नॉर्मली 1 साल से कम पीरियड होता है। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो। अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपना फाइनेंशियल, जैसे ईयर एंड है 31 दिसंबर, कंपनी ये चाहती है नहीं 30 जून ईयर एंड रखें, तो हो सकता है कंपनी 1 साल के लिए 12 की बजाय 18 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। तो फाइनेंशियल ईयर याद रखें, नॉर्मली 12 महीनों का ही होगा जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, लेकिन सम टाइम ये लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है और सम टाइम्स ये मोर देन 12 मंथ्स भी हो सकता है। क्या? फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर लेकिन हमेशा आपको पता है 12 मंथ्स का होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पीरियड के लिए प्रिपेयर की जाएंगी? फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर कितने पीरियड का होगा? नॉर्मली 12 मंथ्स, लेकिन कम या ज्यादा हो सकता है। आगे चलते हैं। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी है? हमने इससे पहले किस कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में था, ऑडिटर रिपोर्ट साथ लगती है, लेकिन मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ रहा हूं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में तो हमने ये पढ़ा था कि वो 3 चीजों के बारे में ऑडिट रिपोर्ट साथ अटैच होती है। वो 3 चीजें कौन सी थी? अब उन्होंने मसला उठा ही दिया है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ ऑडिट रिपोर्ट लगती है, ये इनकी बात सच है, लगती है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नहीं है, सारी की सारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के लिए नहीं। वो कौन से मैटर्स हैं जिनको वेरीफाई करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट से अटैच है? रिसीट एंड पेमेंट, फिर उसके बाद शेयर इशूड, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स अलॉटेड और रिसीट एंड पेमेंट, ये 3 चीजें, लेकिन इनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। तो मुझे बताइए, क्या पास्ट में हम किसी कंसेप्ट में ये पढ़ चुके हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी होगा? ऑर्डिनरी बिजनेस में। शाबाश। ऑर्डिनरी बिजनेस के एग्जांपल अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। इसका मतलब है इसमें हमें 2 कंसेप्ट पता चले। एक तो ये कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम में होती है, और दूसरा कंसेप्ट ये पता चला हमें
कि एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट भी डिस्कस हो रही होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट ये इकट्ठी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट इकट्ठी होती हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस में आपने देखा ना, ये इकट्ठी थी। जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की उसने साथ ही ऑडिट रिपोर्ट की बात की है। तो फिर आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी है? मेरा पहला क्वेश्चन, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है? ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना किसी चीज की। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि कोई प्रोफेशनल पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह की, सीएफओ की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और अपनी वेरीफाई करेगा और अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या इनमें कोई गड़बड़ है। इसे कहते हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कंसेप्ट समझ आया तो मुझे बताइए, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होना गुड थिंग है या बैड थिंग है? गुड थिंग है, अच्छी बात है, ताकि मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर्स ने, सीएफओ ने, सीईओ ने अगर कोई गड़बड़ की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए तो वो जो एक्सपर्ट बंदा है वो आके उसको आइडेंटिफाई कर ले और शेयर होल्डर्स को बता दे जी ये लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगला क्वेश्चन, क्या ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना तो हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। अब क्या ऑडिट कराना भी हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है? उसने कहा ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है उसके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है। किसके लिए? ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से एक्सीड कर रहा है उसके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है। लेकिन जिसका पेड अप कैपिटल, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रहा उसके लिए नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, ये जब फाइनेंशियल, ऐसी कंपनी, फर्ज कीजिए प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 7.5 लाख है, ऑडिट करवाएगी क्या? नहीं करवाएगी। लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब सबमिट करवाएगी रजिस्ट्रार को फॉर एग्जांपल, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं लेकिन एक एफिडेविट जमा करवाएगी बयान हल्फी। ठीक है, कि ये क्या, किस चीज का एफिडेविट? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर लिया। यानी ऑडिटर्स ने वेरिफिकेशन नहीं की, रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, यानी जब ईयर एंड हो जाए उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर। हाँ, बाकी की कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है और ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच करवाना रिक्वायर्ड है। जिन कंपनीज के लिए ऑडिट रिक्वायर्ड है ना ऑडिट करवाना, उनके लिए यह भी जरूरी है कि जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करें, जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को या रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाइल करें तो उसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच करें, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के बाद बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर हुआ ये? किन कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है? ऐसी कंपनी पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से, पब्लिक कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से। और किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं ऑडिट करवाना? प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम हो। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। अभी तक के डिस्कशन में हमने ये सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीजें शामिल है, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज शामिल है और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा पीरियड कवर करेंगे? इसमें जहन में रखिएगा, वन वर्ड आंसर नहीं देना। वन वर्ड आंसर क्या है? 12 मंथ्स। ये गलत है, बल्कि हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीरियड कवर करेंगी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो कि नॉर्मली 12 मंथ्स होता है, लेकिन कम या ज्यादा हो सकता है। अब लॉ कैसे जवाब देता है, आइए देखते हैं। लॉ कहता है कि पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा। आप काउंटिंग के क्वेश्चंस करते हैं? काउंटिंग के क्वेश्चन करते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है? फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड इसका मतलब है नॉर्मली जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 साल 12 मंथ्स है। लेकिन कह रहा है ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर, अगर
ये कंपनी की फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो ये 12 महीनों के लिए प्रिपेयर नहीं होंगी। किस पीरियड के लिए प्रिपेयर होंगी? फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टिल क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का ईयर एंड है 30 जून 2021, पहला साल। वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 15 अप्रैल को। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पीरियड की बनेगी? 15 अप्रैल से 30 जून तक, जो कि पीरियड लेस देन 12 मंथ होगा। एक और भी ऑप्शन हो सकती है अगले साल। उसका मतलब है फिर वो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पीरियड की बनाई जाएंगी? फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टिल क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पीरियड की बनाई जाएंगी? फ्रॉम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टिल क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर अडॉप्टेड बाय कंपनी। यानी अगर पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 जून 2021 को बनी है, तो अब फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? पीरियड कौन सा कवर होगा? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी 30 जून से लेके नेक्स्ट क्लोजिंग। और 30 जून जब हम कहते हैं, इससे मुराद है 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस, यानी 1 जुलाई का ओपनिंग बैलेंस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड क्या होगा? ये डिपेंड करता है फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सब्सिक्वेंट। फर्स्ट है तो इनकॉर्पोरेशन से लेके ईयर एंड तक, और अगर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड से क्लोज ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर तक, जो कि मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया। ये 12 महीनों से कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं। अगर 12 महीनों से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर, तो रजिस्ट्रार से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ये सब्सिक्वेंट में है, रजिस्ट्रार से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी अप्रूवल की? यानी इसका मतलब ये हुआ, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से 30 जून तक उसने फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। उसके बाद वो मजीद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहती है, लेकिन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहती है, लेकिन उसने ये फैसला किया ईयर एंड चेंज कर लेते हैं, हम अपना ईयर एंड 31 दिसंबर रखते हैं। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो 31 दिसंबर तक की बनाना चाहते हैं। एक ऑप्शन ये है कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2021 तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, फिर आइंदा 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 6 महीने के लिए था, 12 महीने के लिए था। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि 18 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाए। बताइए किस में रजिस्ट्रार की परमिशन की जरूरत पड़ेगी? 18 वाला, कि वो कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों से कम का तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 12 महीनों से ज्यादा का है तो रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर है? आगे चलते हैं। When to present financial statements? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको देनी है? मेंबर्स को, एजीएम में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां प्रेजेंट होती है? हालांकि पहले नोटिस के साथ इसकी कॉपी लगा के भिजवा देते, आपको पता है ना, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग में पढ़ा था। लेकिन ये मेंबर के सामने कब प्रेजेंट होती हैं? एजीएम में। और एजीएम कब कंडक्ट होती है? इसका मतलब ये हुआ व्हेन टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इक्वल टू व्हेन टू कंडक्ट एजीएम, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में प्रेजेंट होंगी। व्हेन टू कंडक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इक्वल टू when to present financial statements is equal to when to conduct AGM। नहीं, मैं असल में पहुंच गया था इस कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, और रास्ते में गुम हो गया। हाँ बिल्कुल गुम हो गया। तो जरा गैस कीजिए कि मैं किस कंसेप्ट के बारे में सोच रहा था? एजीएम का, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रेजेंट की जाएंगी? जब एजीएम कंडक्ट होगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में तो प्रेजेंट की जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में नहीं प्रेजेंट की जाएंगी, एजीएम में की जाएंगी। तो हम ये कह के कब प्रेजेंट होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका मतलब यही है। और जब एजीएम होगी, एजीएम कब होगी? डायरेक्टर से पूछे, ओ भाईजान आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रेजेंट करेंगे? okay, जब एजीएम होगी तो एजीएम में प्रेजेंट करेंगे। तो फिर हमारा सवाल, अब एजीएम कब होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों कब होंगी? दोनों कब होंगी? एजीएम, गौर से सुनिए, एजीएम कब होगी? पुराना कंसेप्ट सिखा दे, सुना दे, ये नहीं पूछ रहा आपसे। एजीएम कब होगी?
ये कुछ नहीं यार, ये मेरा भाई मुझे बता, शाबाश, विद इन 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पहली वाली के लिए तो 15 हाँ जी, भूल गए, एक फर्स्ट एजीएम का रूल लगा है, सब्सिक्वेंट एजीएम का रूल लगा है 16। हाँ, फर्स्ट एजीएम shall be conducted within 16 months from the date of incorporation. Subsequent AGM shall be conducted within 1 month, within 120 days from close of financial year, once in each calendar year. एक तो भूल गए, एक चीज तो भूल गए, क्या? एक्सटेंशन। अनलिस्टेड कंपनी के केस में रजिस्ट्रार और लिस्टेड कंपनी के केस में कमीशन। जरा सामने पढ़ के देखिए, व्हेन टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, व्हेन टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां प्रेजेंट करनी है? एजीएम में। कहां? एजीएम में। तो जाहिर है अब जो एजीएम कंडक्ट करने का रूल है वही स्टेटमेंट प्रेजेंट करने का रूल है। क्या बात है? क्या बात है? नहीं, क्या है, क्या बात ही कर है, क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने का पीरियड क्या है? जो एजीएम कंडक्ट करने का पीरियड है। यानी फर्स्ट है तो 16 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सब्सिक्वेंट है तो 120 एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एक्सटेंशन बाय रजिस्ट्रार और कमीशन। यहां तक क्लियर हो गया व्हेन टू प्रेजेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? ऑथेंटिकेट कौन करेगा? अच्छा, आपने कभी कोई ऑर्डिनेंस देखा है? ऑर्डिनेंस ये उसके ऊपर लिखा होता है प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अनाउंस, प्रेसिडेंट साइन करता है तो एक्ट पास होता है। ये आपको पता है? बीड़ा में पढ़ा था, ये लो, ये काम हो गया हमारा, बीड़ा में पढ़ा, सीला में काम आ गया। एक्ट जो भी कानून पास होता है पाकिस्तान में किसके साइन से पास होता है? लेकिन उसे अप्रूव कौन करता है भला? ना 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 ना, अप्रूव प्रेसिडेंट नहीं करता, अप्रूव प्रेसिडेंट नहीं करता, अप्रूव करती है पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली या सेनेट, दोनों करते हैं। तो इसका मतलब है अप्रूवल या ऑथेंटिकेशन में और साइनिंग में फर्क है। भाई जिस कंसेप्ट पे लाना चाह रहा हूं उस पे आ रहे हैं? तो समझाना क्या चाह रहा हूं कि अप्रूवल या ऑथेंटिकेशन अलग कंसेप्ट है, साइनिंग अलग कंसेप्ट है। कौन ऑथेंटिकेट करेगा? अप्रूव कौन करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मुझे सोच के बताइए, फिर पहुंच गया मैं कहीं, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स में ये लिखा हुआ था टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अच्छा सोच के बताइए, सिर्फ टू अप्रूव एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी था? टू अप्रूव एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी था, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी था। तो याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होगी अप्रूव कौन करेगा? और अब सुन लीजिए वो क्वेश्चन जो आई क्या बार बार पूछता है, अप्रूव बोर्ड करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कौन करेगा? अगर आप आज भी जाए ना किसी भी पब्लिक कंपनी की फाइनेंशियल, किसी भी कंपनी की जो नॉर्मली लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती है, प्राइवेट या अनलिस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं, लेकिन हो सकता है उसकी अगर आप कंपनी की साइड पे जाए तो वहां पे आपको हो सकता है मिल जाए। जब आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करेंगे, आपको हर सफे के ऊपर 3 लोगों के साइन मिलेंगे, 3 लोगों के साइन मिलेंगे, 3 तरह के साइन, वो बॉटम पे नीचे साइन लिखे होते हैं। ये है साइनिंग। अच्छा ये साइन किस लिए किए जाते हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ली जाती है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है और हमारे मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। साइनिंग कौन कौन करेगा? एट लीस्ट 1 डायरेक्टर, एक कम से कम 1 डायरेक्टर, और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव भी साइन करेगा। हाँ, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह फिर कोई दूसरा डायरेक्टर साइन करेगा।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा? एटलीस्ट वन डायरेक्टर प्लस सीईओ प्लस अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ। तीन चीजें सुन ले। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा? पहला एटलीस्ट वन डायरेक्टर, दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव और तीसरा सीएफओ। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ साइन करेगा, वरना सिर्फ दो पार्टीज ही साइन करेंगी, एटलीस्ट वन डायरेक्टर और सीईओ। हाँ, अगर सीईओ फॉर द टाइमिंग पाकिस्तान में नहीं है तो उसकी जगह पे कोई और डायरेक्टर साइन कर लेगा। तो बताइए साइन कौन करेगा? एटलीस्ट वन डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी। और अगर सीईओ पाकिस्तान में नहीं है तो उसकी जगह पे एटलीस्ट वन डायरेक्टर, यानी टोटल मिला के एटलीस्ट टू डायरेक्टर हो जाएंगे, क्योंकि एक डायरेक्टर तो पहले भी है ना, सीईओ की जगह पे एक दूसरा, तो एटलीस्ट टू डायरेक्टर हो जाएंगे। हाँ, तीन। अगर लिस्टेड कंपनी है तो तीन लोग हो जाएंगे। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो दो लोग होंगे। कौन कौन? एक एटलीस्ट वन डायरेक्टर, यानी ज्यादा डायरेक्टर भी साइन करना जिम्मेदारी है ना, जो ज्यादा डायरेक्टर लेना चाहें वो भी साइन कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम एक डायरेक्टर और एक चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर लिस्टेड कंपनी है तो तीसरा सिग्नेटरी भी आएगा, सीएफ। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में भी सेम कंसेप्ट था, शाबाश, लेकिन उसमें नॉट इन पाकिस्तान वाली बात नहीं थी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, कि एटलीस्ट वन डायरेक्टर प्लस सीईओ, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ। करेक्ट। ऑथेंटिकेशन क्लियर हो गई? चलिए, अभी तक हमने क्या कंसेप्ट स्टडी किए, जरा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? 7 चीजें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एनी अदर स्टेटमेंट। फाइनेंशियल ईयर से क्या मुराद है? वो पीरियड जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। ये 12 मंथ से कम या ज्यादा का भी हो सकता है पीरियड, फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस केस में ऑडिट रिक्वायर्ड होगा? अगर प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है तो ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं, बाकी हर केस में रिक्वायर्ड है। और ये कंपनी प्राइवेट जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम, इससे क्या करना है? इसने अपना एफिडेविट सबमिट करवाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना है क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 30 दिन के अंदर अंदर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ने अप्रूव कर दें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड क्या होगा? किस पीरियड के बनेंगे? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, इसमें डिपेंड करता है फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या के सब्सिक्वेंट। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो इनकॉर्पोरेशन से लेके ये फाइनेंशियल ईयर एंड तक, और अगर सब्सिक्वेंट का केस है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड से लेके फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक। और इसमें क्या एक्सटेंशन मिल सकती है? बिल्कुल एक्सटेंशन मिल सकती है। ठीक है। अब और व्हेन टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसमें दो कंसेप्ट है, दोनों में फर्क रखिएगा, सम टाइम मिक्स हो जाते हैं। एक कंसेप्ट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड क्या होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने कवर करना है, ये कंसेप्ट अलग है। और दूसरा कंसेप्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कब की जाएंगी, ये कंसेप्ट अलग है। प्रेजेंट करने में 120 डेज हैं, जो उनका पीरियड कवर्ड होगा ना वो 120 डेज नहीं है, वो तो फाइनेंशियल ईयर है। आगे चलते हैं। ऑथेंटिकेशन कैसे होगी? ऑथेंटिकेशन फाइनेंशियल अप्रूव करेंगे डायरेक्टर और साइन करेंगे एटलीस्ट वन डायरेक्टर प्लस सीईओ प्लस सीएफओ इफ लिस्टेड कंपनी, और अगर सीईओ पाकिस्तान में नहीं है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, एक कंसेप्ट है डिस्पैच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों में फर्क क्या है? डिस्पैच का मतलब है मेंबर्स को सेंड करना, फाइलिंग का मतलब है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच की जाती है कि फाइल की जाती है, या दोनों? दोनों की जाती है। अब जरा स्टडी, अब जरा पहले मुझे ये फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट है, लेकिन आप बता सकते हैं डिस्पैच कब की जाती है और किसको की जाती है? डिस्पैच फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच की जाती हैं एजीएम से 21 दिन पहले अलोंग विद नोटिस ऑफ एजीएम। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड टू शेयर होल्डर 21 डेज बिफोर एजीएम, और इसे रजिस्टर्ड ऑफिस में भी इसकी कॉपी रखी जाती है इंस्पेक्शन के लिए। फाइल किस किस को किया जाएगा ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर। लिस्टेड है तो कंसेप्ट कुछ और है, अगर अनलिस्टेड है कंसेप्ट कुछ और।
लिस्टेड है तो ये रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और बाकी डिफरेंट है। ये रिक्वायरमेंट है कुछ असल में फाइलिंग, एक फाइलिंग है बिफोर एजीएम, एक फाइलिंग है आफ्टर एजीएम। आफ्टर एजीएम तकरीबन हर कंपनी ने करवाना है इंक्लूडिंग लिस्टेड। बिफोर एजीएम सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट इसलिए, इसकी रीजन पहले सुनना है। लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, एग्रीड। स्टॉक एक्सचेंज में डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं और स्टॉक एक्सचेंज में हर वक्त अपडेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होना कंपनी की पहुंचाना जरूरी है। एक रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस ये कहती हैं कि अगर किसी भी कंपनी की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसकी प्राइस को इफेक्ट कर सकती है तो वो इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को एज सून एज पॉसिबल कम्युनिकेट करनी है। अब मुझे ये बताइए, असल में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड हो जाती है एजीएम से 21 दिन पहले, लेकिन उनकी कंसीडरेशन, उनकी अडॉप्शन होती है एजीएम में। जरा सोच के बताइए, स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब पहुंचनी चाहिए? एजीएम में कंसीडरेशन के बाद या उससे पहले ही? उससे पहले ही। कब? जिस वक्त शेयर होल्डर्स को नोटिस सेंड किया गया फाइनेंशियल एजीएम का और उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेंड की गई, एंड उसी वक्त स्टॉक एक्सचेंज में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेंड कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में भी अपडेट, इन्वेस्टर के पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो। यही वो कह रहा है कि बिफोर एजीएम फाइलिंग किसने करनी है? सिर्फ लिस्टेड कंपनी ने। और इसके पीछे रीजन एक ही है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी को क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं और वहां पे एवरी टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होना जरूरी है। तो जैसे ही आप मेंबर्स को डिस्पैच करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी दूसरे लफ्जों में क्या कह रहा है, जैसे ही आप एजीएम का नोटिस इशू करेंगे, आपने फौरन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 3-3 कॉपीज बनानी है, 3-3 का सेट। एक सेट भिजवा देना है एससीसीपी को, एक सेट भिजवा देना है रजिस्ट्रार को और एक स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। और बल्कि ये 3-3 ये कॉपी फिजिकली की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली भी, सॉफ्ट कॉपी भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके व्हाट्सएप नहीं करनी, ये उनका एक पोर्टल होता है, उसके ऊपर अपलोड करनी होती है। एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिक एससीसीपी, रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज को भी इलेक्ट्रॉनिकली कॉपी सेंड की जाएगी और कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करेगी अनअप्रूव्ड। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएं, 100% कंफर्म है वहां पे आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगी। और 1-2 सालों की नहीं, बाज़ औक़ात 10-10, 12-12 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं, पिछले कई सालों की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्पैच किसको करनी है? मेंबर। कब करनी है? एजीएम के नोटिस के साथ, यानी मीटिंग से 21 दिन पहले। फाइल कब करनी है? एजीएम से पहले भी, एजीएम के बाद भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कब करनी है? एजीएम से पहले भी और एजीएम से के बाद तकरीबन हर तरह की कंपनी ने फाइलिंग करनी है। एजीएम से पहले किस कंपनी ने करनी है? सिर्फ ये ज़हन में रखिएगा, एजीएम से पहले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी करती है। और कितनी कॉपीज इसने फाइल करनी है? हार्ड फॉर्म में 3 कॉपीज, इलेक्ट्रॉनिकली 1 कॉपी, और अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर देगी, ताकि अगर किसी शेयर होल्डर को कोई नोटिस वगैरह फॉर एग्जांपल नहीं भी मिला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भी पहुंच सके, ये बात समझ आई। अब से करते हैं आफ्टर एजीएम। आफ्टर एजीएम फाइलिंग किसको करनी है? रजिस्ट्रार को। कितने अरसे में? लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी है तो 30 डेज, अनलिस्टेड है तो 50 डेज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्पैच भी करनी है, फाइल भी करनी है। एजीएम से पहले भी, एजीएम से पहले किस किस को फाइल करनी है? लिस्टेड नहीं, किस किस को फाइल करनी है? स्टॉक एक्सचेंज, एससीसीपी और रजिस्ट्रार। और एजीएम के बाद किसको फाइल करनी है? सिर्फ रजिस्ट्रार को, सिर्फ रजिस्ट्रार को। और ये एजीएम के बाद वाली जो फाइलिंग है, ये हर कंपनी के लिए है, ये इवन लिस्टेड कंपनी के लिए भी है। यानी लिस्टेड कंपनी ने 2 दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी होगी, एक दफा बिफोर एजीएम और एक दफा फॉर्मेलिटी है उनका कि जो अप्रूव कर दी हैं शेयर होल्डर्स ने, मेंबर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो वाली भी सेंड कीजिए।
एजीएम के बाद। एजीएम के बाद वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी हुई है, उनका जैसे पहले ड्राफ्ट के तौर पे हमने सेंड कर दी और बाद में फाइनल शेयर कर रहे हैं। अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टर्स ही करते हैं, लेकिन वो है अडॉप्शन। अडॉप्शन कि मेंबर्स कहते हैं ठीक है हमें कोई एतराज नहीं है, पब्लिश कर दें इसको। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में अडॉप्ट ना कीजिए, ये एजीएम में एडजॉर्न हो जाए, क्या रजिस्ट्रार को स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड की जाएंगे? इसका जवाब है यस। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में अडॉप्ट नहीं की जाती किसी वजह से, फॉर एग्जांपल उनके ऊपर डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई, मीटिंग एडजॉर्न हो गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एजीएम में हमने प्रेजेंट की थी, मेंबर्स ने एजीएम में उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अडॉप्ट नहीं किया, किस वजह से किया? हो सकता है उधर लड़ाई झगड़े शुरू हो, उन्होंने कहा ये इतना एक्सपेंस किधर हो गया, और डायरेक्टर खाते रहे हमारी कंपनी, इतना ज्यादा एक्सपेंस कैसे हो गया, और उसे अडॉप्ट ना किया हो मेंबर्स ने, और उन्होंने कहा मीटिंग एडजॉर्न करो, अभी इसके ऊपर तो तफ्तीश होगी। तो क्या अभी भी, अब चूंकि अडॉप्ट नहीं किया, अडॉप्ट करने से मुराद मेंबर्स की तरफ से अप्रूवल नहीं आई। देखिए अप्रूवल डायरेक्टर्स, बेशक वो स्टूडेंट का क्वेश्चन, उन्होंने कहा सर आपने अभी तो पढ़ाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल तो डायरेक्टर्स, ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल तो इधर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो मेंबर्स क्या करने आ गए हैं? मेंबर्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं, उन्हें कहते हैं अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे डिविडेंड है, डिविडेंड भी तो प्रपोज डायरेक्टर्स करते हैं, फाइनल डिविडेंड, और अप्रूव मेंबर्स करते हैं। तो उसी तरीके से समझ लें कि दो दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल हो रही है, जो डायरेक्टर्स कर रहे हैं उन्हें कहते हैं अप्रूवल, और जो मेंबर्स कर रहे हैं अडॉप्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर अडॉप्ट नहीं की गई, आईडीएम में एडजॉर्न हो गई, स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैस कीजिए रजिस्ट्रार को भिजवाई जाएंगी कि नहीं? यस। लेकिन साथ में लिखा जाएगा रीजन कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी मेंबर्स ने अडॉप्ट नहीं की, क्यों नहीं की, उसकी रीजन भी लिखी जाएगी। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट अटैच होती है ना। याद रखें जब कभी किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी जाती है, ये अंडरस्टूड होता है कि उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट इफ एप्लीकेबल हो। इफ एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि हर कंपनी के केस में डायरेक्टर्स रिपोर्ट या ऑडिटर रिपोर्ट नहीं होगी, जहां पे रिक्वायर्ड है सिर्फ वही होंगी। हर कंपनी का ऑडिट हो ये जरूरी तो नहीं है। किन कंपनी का ऑडिट जरूरी नहीं है? प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से लेस है। अब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ चले। नहीं अगर कंफर्टेबल है तो अच्छा, अभी देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज हमने नहीं पढ़ी। जो चीज नहीं पढ़ी वो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको पता है कल की डिस्कशन में हमने कवर कर ली थी। क्वार्टरली फाइनेंस कब प्रिपेयर करनी है? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना रिक्वायर्ड है। ये कल पढ़ लिया था? ये नहीं पढ़ा, चले इसको रहने। अच्छा, व्हेन टू प्रिपेयर, कब प्रिपेयर करना है? फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेकेंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड क्वार्टर की। 90 डेज नहीं है ये, तेरा पहाड़ा पड़ा है। 30 कम 30, 30 60, 30 90, 30 का 100, ऐसे नहीं है। 30 कम 30, 30 दूनी 60, 30 कम 30, 30 का 120, ये पढ़ा है। कभी नहीं पढ़ा तो पढ़ ले। 30 कम 30, 30 दूनी 60, 30 कम 30, 30 का 120। यानी क्या? फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टर क्लोज होने के 30 दिन के अंदर अंदर। सेकेंड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टर क्लोज होने के 60 दिन के अंदर अंदर। थर्ड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर 30 दिन, और उसके बाद फोर्थ क्वार्टर कोई नहीं होता, एनुअल ही होता है। फिर उसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज होने के 120 डेज के अंदर अंदर। ये क्लियर है? अच्छा, अब इसमें जो चीज आपके वहम गुमान में भी नहीं होगी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो ऑडिट रिक्वायर्ड है, अभी पढ़ा ना, सुबह उसके जो छोटी सी 1 मिलियन प्राइवेट वाली ऑडिट रिक्वायर्ड है। सेकेंड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लिमिटेड रिव्यू, ये बताया था मैंने।
और फर्स्ट क्वार्टरली का कुछ भी नहीं, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक, देखिए यही कह रहा है, फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर होंगी? विद इन 30 डेज क्लोज। इसमें एक्सटेंशन की इजाजत मिल सकती है अगर कभी एजीएम को एक्सटेंड करवाया हो ना, एजीएम को एक्सटेंड करवाया हो, कभी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्सटेंशन ली हो। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन मिल सकती है। अच्छा, अब जरा सोच के बताएं कि क्या ये रिक्वायरमेंट लॉजिकल है? लॉ ये कहता है अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी एक्सटेंड हो गई ना, इसका मतलब है आपकी फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई, वो भी एक्सटेंड होंगी। क्यों भला एक्सटेंड होंगी? क्योंकि अगर आप पूरे साल की फाइनेंशियल 120 दिन के अंदर देखें, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सटेंड होने का मतलब क्या है कि आप साल खत्म होने के बाद 120 दिन के अंदर नहीं बना सके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सके। अगर आप सोचें ना लॉजिकली, प्रैक्टिकली, तो फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी साल खत्म होने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर बनती है, क्योंकि 3 महीनों का तो क्वार्टर हो गया और फिर उसके बाद 30 दिन आ गए। तो अगर 120 दिन के अंदर सोचे जरा, अभी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बनी हुई, तो क्या टाइमली क्वार्टरली बन सकेगी? नहीं बन सकेगी। इसीलिए उसने कहा कि फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्सटेंशन मिल सकती है, फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन मिल सकती है अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन नहीं होगी। तो लॉजिकल है कि नहीं? अच्छा, सेकंड और थर्ड में उसने नहीं कहा, सेकंड और थर्ड में उसने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेट हो भी गई है ना, तो फर्स्ट क्वार्टरली लेट हो सकती हैं, सेकंड तो टाइम पे लगेगी, उसके लिए तो टाइम मिल जाएगा ना। तो इसीलिए ये याद रखिए कि एक्सटेंशन की बात क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एक्सटेंशन की बात फर्स्ट क्वार्टर के केस में है। और क्यों फर्स्ट क्वार्टर के केस में, ये मैंने आपको बता दिया, एनुअल के डिले होने की वजह से। अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिलेड है, 100% कंफर्म है, तकरीबन कंफर्म है, और फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिले होंगे। क्लियर? सेकंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अच्छा ये जो सेकंड क्वार्टर है ना, इसमें 6 महीने की फिगर्स रिपोर्ट की जाती हैं, 6 महीनों को कुमुलेट करके एग्रीगेट करके प्रेजेंट किया जाता है, और इसका लिमिटेड स्कोप रिव्यू करता है ऑडिटर। कौन करता है भला? और प्रैक्टिकली एक और आपको बात बता दूं कि ये वही ऑडिटर है जिसने साल पूरा होने के बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना। 6 महीने के सेकेंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी वही रिव्यू करता है जिसने साल के बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना। ठीक है, तो उसमें जो किया होता है काम, उसके प्रैक्टिकली एनुअल में यूजफुल होता है। अच्छा, ये रिव्यू कैसे किया जाएगा? जैसे मैंने आपको कल बताया था, लिमिटेड स्कोप रिव्यू ऑडिट से थोड़ा कम इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें सिर्फ मोटी मोटी चीजों को चेक किया जाता है। लेकिन ये कैसे किया जाएगा लिमिटेड स्कोप रिव्यू, इसकी टर्म एंड कंडीशन आईकैप और एसएससीपी डिटरमिन करेगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन डिटरमिन आईकैप करता है और एसएससीपी रिव्यू करता है। ये लिखा हुआ है कि एसएससीपी डिटरमिन करता है और आईकैप रिव्यू करता है। आईकैप डिटरमिन करता है और एसएससीपी रिव्यू अप्रूव करता है। कमीशन क्या भला अप्रूव करता है? टर्म एंड कंडीशन रिव्यू कैसे? अप्रूवल और ऑथेंटिकेशन। अच्छा चलो, नहीं पढ़ा था, लेकिन ये तो पढ़ लेना, ये तो लिखा ही हुआ है क्या कि अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन सारी की सारी क्या होगी? एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जरा बहाने से बता दीजिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल कौन करता है? बोर्ड। और साइन कौन करता है? एटलीस्ट 1 डायरेक्टर प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव। और इसमें एग्जामिनर कमेंट्स में जब कभी आईकैप पूछा, मैं बताया था ना आईकैप बार बार पूछता है, जब कभी आईकैप पूछता है तो आप एग्जामिनर कमेंट्स में आईकैप पता क्या कहता है कि मैंने जब उनसे पूछा ना कि कौन अप्रूव करेगा स्टूडेंट से, तो वो ये बता देते हैं कि अप्रूव करेंगे डायरेक्टर्स। ये बता, ऑथेंटिकेट कौन करेगा? आईकैप ये पूछे ऑथेंटिकेट, तो कहता है स्टूडेंट ये बता देते हैं अप्रूव करते हैं डायरेक्टर। ये भी बता देते हैं कि साइन करेगा एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। फिर ये भी बता देते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव। और लिस्टेड कंपनी हो तो ये भी बता देते हैं सीएफओ। लेकिन ये नहीं बताते कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है तो क्या होगा, ये बताना भूल जाते हैं। तो आप तो नहीं भूलेंगे ये? चलिए ठीक है, ये तो चले पहली पूछे फिर।
जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, एजीएम हो गई, उसके बाद रजिस्ट्रार को भिजवाई जाती है और एजीएम से पहले भी किसी को भिजवाई जाती है कमीशन से। अच्छा, क्या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी किसी को भिजवाएगी कि नहीं? क्वार्टरली फाइनेंशियल किसी को नहीं, तो बना किस लिए रही है? बना किस लिए रही है? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की वेबसाइट पे भी अपलोड की जाती हैं और ये मेंबर्स को भी डिस्पैच की जाती है अगर वो रिक्वेस्ट करे। और ये तो अंडरस्टूड है, ये तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ था। क्या ये अच्छा, ये जो है ना, ये वाली ये यहां पे खत्म है, ये जहां पे लाइन लगाई ना, ये नहीं, ये एमए नहीं लिखा हुआ, ये इसके साथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये वही पढ़ा जो भी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिस्टेड कंपनी ने एजीएम से पहले इलेक्ट्रॉनिकली 3 लोगों को सेंड करनी है। एक कॉपी 3 लोगों को सेंड करनी है। रजिस्ट्रार, एसईसीपी, स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे भी तो यही लिखा है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली, तो जो कंसेप्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, इसमें फिजिकल वाला नहीं था, लेकिन कंसेप्ट थोड़े थोड़े मिक्स हो गए हैं। हाँ, आया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जो कंसेप्ट मिक्स हो गया वो तो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिक्स हुआ है ना? नो सर, हो गया है। तो फाइलिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है कब? बिफोर एजीएम, आफ्टर एजीएम। बिफोर एजीएम किसको करनी है? बिफोर एजीएम 21 दिन पहले मेंबर्स को डिस्पैच करनी है अलोंग विद डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट वगैरह 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 वगैरह, चेयरमैन रिपोर्ट। और स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रार और कमीशन को भी सेंड करने हैं एजीएम से पहले। एजीएम के बाद सिर्फ आपको पता है रजिस्ट्रार को सेंड करते हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रूल क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करो। किसको? वेबसाइट पे भी अपलोड होगी। क्लियर? लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें आपकी मिक्स हो रही हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, इसे रिपीट कर लेंगे। अगर आप कहें तो कल का पूरा लेक्चर भी इस पर दोबारा लगा देंगे, बेफिक्र है, ठीक है? लेकिन क्या करना है, आपने असाइनमेंट करके आनी है, असाइनमेंट करके आनी है। और ये कोई इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, ये वैसे आपको आदत पड़ गई है जरा थोड़ा थोड़ा करने की। एक क्लास ये ना भाई, सारा नहीं पढ़ाना अभी, कोई कल के लिए भी तो रहने दे। आप ये चाहते हैं मैं ये पढ़ा दूं कि अगर सिंगल मेंबर कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही डायरेक्टर, क्योंकि जाहिर है सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही डायरेक्टर होगा। नहीं पढ़ाना आज नहीं पढ़ाना। हाँ, आज सार पढ़ाए तो कल क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।